गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। चलो आज डिस्कस करते हैं मैग्नेटिज्म रेस 3। ओके, देखो पहला क्वेश्चन में हमसे पूछा है दो अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन के बीच का रेडियस का रिलेशन बताओ। और गिवन डेटा क्या है, देखो रेडियस का रिलेशन, मास का गिवन डेटा इस तरह से है और चार्ज इस तरह से 2e और e। तो हम लोग को पता है, कॉन्सेप्ट रेडी कर लेते हैं। r का वैल्यू क्या होता है, रेडियस सर, बट एनर्जी इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी। तो ऐसे लिखते हैं, न छोड़ो, रूट अंडर में 2me लिखते हैं, E इक्वल है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मतलब काइनेटिक एनर्जी और B दोनों में कॉमन है, तो कांस्टेंट मान लेते हैं, यानी R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रूट अंडर m/q। अब अल्फा का लगा दो और प्रोटॉन का लगा दो इस रेशियो में। अब और डाटा को यहाँ पे पुट कर दो और m और 2e, तो जो कट रहा है कैंसिल कर दो। सर किस रेशियो में, 1:1 रेशियो आ रहा है। हाँ, कट करके 1:1। बिगनर बॉक्स 5 में यही क्वेश्चन था। ओके, तो हम लोग बोल सकते हैं दोनों का रेशियो सेम होगा 1:1 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सर क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा क्या है, सर बोलता है कि मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज होगा तो रेडियस क्या होगा। तो सर पहले क्या था, पहले गिवन डेटा पहले देख लो क्या क्या है, बाद का गिवन डेटा क्या होगा उसको देख लो। ओके, तो इनिशियल b है और b फाइनल में क्या, b/2। तो इनिशियल रेडियस r है तो फाइनल रेडियस क्या होगा। तो r और mv में रिलेशन पता है, इनिशियल को लिख सकते हैं mv/qb। हाँ सर, बाद वाला क्या होगा, r फाइनल, जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाए तो फिर क्या होगा, mv/qb, b/2, बाद का b/2 है। अब बस रिप्लेस कर दिए 2 ऊपर करके, तो यानी फाइनल रेडियस इनिशियल के ट्वाइस होगा, बस इंक्रीज हो जाएगा 2 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है कि टाइम पीरियड का रिलेशन पूछा है प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल का। अब देखो टाइम पीरियड दिया हुआ प्रोटॉन का 5 रिवोल्यूशन का 25 है। एक रिवोल्यूशन का टाइम पीरियड क्या होगा सर, 5 माइक्रोसेकंड। तो टाइम पीरियड 1 रिवोल्यूशन का डिफाइन होता है, 5 रिवोल्यूशन का टाइम पीरियड डिफाइन है। टाइम पीरियड का ही मतलब होता है टाइम टेकन इन 1 रिवोल्यूशन। ओके, तो पहले 1 रिवोल्यूशन टाइम निकाल दिए प्रोटॉन का 5 सेकेंड। हाँ, अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है देख लो। सर इसमें क्या कॉमन है, 2π और b दोनों में कॉमन होगा, प्रोटॉन और अल्फा में, तो उसको हटा दो, यानी टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल है m/q पे। अब इस पे कॉन्सेप्ट सेट कर दो, तो अल्फा का टाइम और प्रोटॉन का टाइम इस रेशियो में अरेंज कर दिया। अब हम लोग को पहले से पता, मास ऑफ अल्फा, चार्ज ऑफ अल्फा, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, मास प्रोटॉन, कट गया सब, और ये आ गया टाइम पीरियड अल्फा का कितना हो गया, 2 टाइम्स टाइम ऑफ प्रोटॉन, तो 10 माइक्रोसेकेंड आ गया। क्वेश्चन नंबर 4। सर चार्ज गिवन है और क्या निकालना है, क्या है इसमें, फोर्स, हमें बी मिनिमम निकालना है। तो ठीक है, तो फोर्स गिवन है, तो हम लोग को सब सारा गिवन डेटा लिख लिए और ये फोर्स। अब हमें चाहिए क्या सर, बी मिनिमम चाहिए। तो बी मिनिमम चाहिए तो फोर्स का फॉर्मूला है और बी। अब देखो हम लोग देखते हैं साइन थीटा मैक्सिमम होगा तो बी मिनिमम, न्यूमिनेटर मैक्सिमम होगा तो मतलब डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा तो न्यूमिनेटर मिनिमम। ये तो नॉर्मल कंडीशन लगा दिए। ओके, तो थीटा 90 डिग्री हो गया। अब सारा एफ क्यू भी दिया है, पुट कर दो, बी मिनिमम आ रहा है कितना, 10⁻³ ओके सर, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, डी। क्वेश्चन नंबर 5 में निकालना क्या है सर। अच्छा 5 में तुम्हें पता है ना अनडेविएशन कंडीशन क्या था, जब इलेक्ट्रिक फील्ड हो और मैग्नेटिक फील्ड हो तो अनडेविएशन कंडीशन। सर हाँ, क्या होता है, E = VV। चलो तुमको प्रूव करके बताते हैं। V दिया हुआ है, B दिया हुआ है, अनडेविएशन चाहिए। अनडेविएशन का मतलब होता है नेट फोर्स बैलेंस। कौन कौन सा नेट फोर्स बैलेंस होगा सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। ओके, तो ऐसे नहीं ये नहीं होगा, छोड़ो इसको हटा के अच्छे से लिख देते हैं। ये क्या लिख रहे हैं सर, इसमें फोर्स बैलेंस कर देंगे तो हो जाएगा ना 5वां में। हाँ, तो परपेंडिकुलर, अच्छा ठीक है, इसको काटता हूँ। हमें फोर्स बैलेंस पूछा था, तो मैं ये क्यों लिख रहा हूँ साइन थीटा, नहीं इसके लिखने से कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, फोर्स मैग्नेटिक और फोर्स इलेक्ट्रिक को बैलेंस करना होगा। हाँ ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स कितना है सर, QVB, और इलेक्ट्रिक फोर्स कितना है सर, QE। तो इसको लिखता हूँ मैं सर QVB और इधर QE, लेकिन माइनस साइन शो कर रहा हूँ कि सर अपोजिट होता है वेक्टोरियल में। ठीक है, ओके, तो लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज में VB चाहिए, यही कंडीशन रट जाओ ना, E = VB। किसका कंडीशन है बेटा, ये सर नो डेविएशन कंडीशन। बस भी दिया हुआ है, बी दिया, पुट करो, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकल गया, मतलब इस पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड पे नो डेविएशन होगा। ओके, इस पर्टिकुलर, यही पूछा था। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मुड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है, हमसे पूछ क्या रहा है, बताइए दो पार्टिकल है, दोनों का रेडियस का रेशियो बताइए, रेडियस का रेशियो और गिवन सिचुएशन पे।
ओके, मास का रेशियो दिया हुआ है दोनों पार्टिकल का, चार्ज का रेशियो दिया हुआ है और सर वेलोसिटी का भी रेशियो दिया हुआ है। ओके, अब दोनों पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में सर्कल घूम रहा है तो उनके रेडियस का रेशियो बताना था। ठीक है, अब देख लेता हूँ मैं क्या कि सर यहाँ पे 2/3 दिया हुआ है, लेकिन क्या दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो। तो अपन लिख देते हैं कि यहाँ सर V1/V2 क्या दिया हुआ है, देखता हूँ सर 2/3। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ लिखने जा रहा हूँ। ओके, V1/V2 2/3। ओके, और फाइंड क्या करना है सर, R1/R2 ये डिटरमाइन करना है। लगा दो, लॉ लगा दो, R1 इक्वल टू क्या होगा MV/QV, हाँ, और R2 इक्वल टू M2V2/Q2। जो कट रहा है काट दो सर, B1 दोनों केस में कॉमन है, कट जाएगा, और ये आ गया अपना, ये लॉ आ गया। अब इसके अकॉर्डिंग डेटा पुट कर दो। वाह वाह सर, हाँ, M1/M2 1:1 सर, Q2/Q1, अच्छा सर यहाँ 1/2 दिया है, अरेंज कर ले, 4/3 आंसर, ए ऑप्शन। वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 जाओ सर। क्वेश्चन नंबर 7 में मुझे फोर्स निकालना है। अब गिवन डेटा देख लो, I, L, B सब दिया हुआ है। अच्छा, B गॉस होता है, गॉस तुम्हें अगर पता नहीं है बताते हैं। 1 गॉस इक्वल टू 10⁻⁴ टेस्ला, तो गॉस को हटा के 10⁻⁴ रट जाओ इसको। ठीक, ये इन्फॉर्मेशन था पहले, अगर तुम्हें इंट्रोड्यूस नहीं करवाया तभी देख लो। 1 गॉस इक्वल टू 10⁻⁴ टेस्ला, और थीटा भी 30 डिग्री दिया। आराम से बेटा आप फॉर्मूला को कैरी कीजिए। द फॉर्मूला ऑफ फोर्स इज राइट डाउन इन टर्म्स ऑफ ILB साइन थीटा, ये हम लोग अच्छे से जानते हैं। अब आराम से I का डेटा, L का डेटा, B का डेटा पुट कीजिए, अच्छा से कैलकुलेटर बन जाइए और कैलकुलेट कीजिए। चलो मैं ही कैलकुलेट करता हूँ। ये दिस 3 इंटू, अब जो कट रहा काट दिया इससे। पहले मैं इसको लिखूँगा सर 12 × 5 × 10⁻³ इंटू 1/2। क्यों सर ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि देखो मैं ऐसे लिखने से मुझे -3 सब कैलकुलेट कर रहा हूँ, और इससे कट जाएगा 6 और 30 आ जाएगा, यानी 3 10⁻। वाह सर, थर्ड ऑप्शन, वाह। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा है कि सर नेट फोर्स बताइए किस पे, C पे, और दिया हुआ है था ऊपर में नेट फोर्स C पे कितना लग रहा है, 0, नो फोर्स। इसका मतलब बोथ साइड लेफ्ट और राइट की तरफ फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा। हाँ सर, क्वेश्चन में गिवन है ऊपर में नो फोर्स एक्सपीरियंस C पार्ट बॉडी का। ठीक है, C पार्ट नहीं फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड बराबर होगा। बस आ गया आंसर। हमसे x पूछा था तो फोर्स लिख दिया। सर फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला पता है, हाँ, μ0I / IDL, और सर μ0I / फोर्स पर यूनिट लेंथ का, दोनों का लगा दिया कॉन्सेप्ट। और सर इसका लेंथ आप नहीं लिख रहा, पर यूनिट लेंथ का एक्सप्रेशन निकाल रहा। सर ये आ रहा है 15/x और दूसरा वाला आ रहा है सर 15 - x। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अच्छा, पहले 3/2 कट, 3 और 2 से कट करता हूँ 15 और 10 को। ठीक, उसके बाद क्या आ जाएगा आगे देखते हैं। तो आंसर यहाँ से ज़्यादा हार्ड नहीं है, ईजी है। यहाँ से मल्टीप्लाई करके और इधर से 2x मल्टीप्लाई, तो किधर 5x, x का वैल्यू कितना आएगा 9 सेंटीमीटर। वाह सर जी। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं क्या है। देखो हमसे पूछा है नेट फोर्स A पे पूछा है। A पे नेट फोर्स क्या होगा, B के कारण, C के कारण। देखो A और B में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन, और AC में रिपल्सन। तो पहले AB में अट्रैक्शन कितना हो रहा है वो देख लेते हैं, μ0I1x, और AC में रिपल्सन कितना हो रहा है सर 2 एक्स्ट्रा, 2 कट जाएगा, तो फिर से देख रहे दोनों का सेम अमाउंट होगा बट डायरेक्शन अपोजिट। मैग्नीट्यूड इक्वल है बट डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए F1 - F2। सर कौन सा ऑप्शन आएगा, 4th। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखता हूँ। 10 में बोला है सर कि यहाँ पे मतलब 3 सेगमेंट है, तीनों सेगमेंट का डिस्प्लेसमेंट लेंथ इक्वल है, तो नेट फोर्स कितना होगा, तो थ्राइस हो जाएगा 1 का, क्योंकि तीनों का डिस्प्लेसमेंट लेंथ सेम है। और फोर्स को डिफाइन कौन करता है, डिस्प्लेसमेंट लेंथ। सर 1 का निकाल को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। हाँ सर, तीनों का डिस्प्लेसमेंट लेंथ CD ही होगा। ओके, तो हम लोग बोल सकते हैं ऑल द केस हैव सेम डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो Fnet इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ वन ऑफ देम। ओके, तो 1 का निकाल रहा हूँ ILB, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। हमसे नेट फोर्स पूछा था कितना होगा। ओके, वेरी इजी क्वेश्चन। कौन सा आंसर आ जाएगा, 24, 1। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 अच्छा 3D क्वेश्चन है, कई बच्चे को प्रॉब्लम होगा। देखो एक सर्कल बनाते हैं सर, और टेबल पे रखा हुआ एक चार्ज पार्टिकल है, उस पर हमसे पूछा था नेट फोर्स जब मैग्नेटिक फील्ड ऑन कर दिया जाए तब। तो अगर नॉर्मली रोटेट करे तो सिर्फ, अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड ना रहे तब कोई भी चार्ज रोटेट कर रहा है टेबल पे बेटा, तो उस पर कितना लगेगा, सिर्फ टेंशन फोर्स, हाँ मैग्नेटिक फोर्स नहीं है। तो टेंशन फोर्स कितना होता है हमेशा, सर सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल का काम कर रहा है टेंशन, तो
अगर बी नहीं है तब का कंडीशन, और अगर बी है तब टेंशन। दो सिचुएशन में टेंशन फोर्स के बारे में एनालिसिस करना है, ठीक है। ये जेई का क्वेश्चन था, लगता है जेई मेंस का था, ओल्ड वाला छोटा सा क्वेश्चन है। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड नीचे से, टेबल के नीचे से ऊपर जा रहा है और भी देख रहा है उस साइड में। तो हम लोग देखो अगर मैग्नेटिक फील्ड ऑन कर दिया जाए तब भी क्रॉस बी किधर आ रहा है, आउटसाइड। देखना भी क्रॉस बी, राइट हैंड थम्स रूल यूज करो। अगर बी जीरो है तब क्या होता है, सिर्फ mv² बार टेंशन, क्योंकि सर यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स नहीं था। हाँ सर, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं टेंशन फोर्स कितना हो, mv², लेकिन बी अवेलेबल है तो बाहर की तरफ mv²/r होगा ही सेंट्रीफ्यूगल, और ये QVV भी बाहर की तरफ है तो नेट बढ़ जाएगा, इंक्रीज होगा। फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो, अच्छा क्वेश्चन है। हमसे बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स को अगर थ्रो कर जा रहा है चार्ज पार्टिकल को, फिर से इलेक्ट्रॉन रीगेन कर रहा है अपने ही पाथ में 180 डिग्री रिवॉल्व रोटेट करके, तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में अवेलेबल होगा, ये हमसे पूछा है। तो देखो एक चार्ज को एक्स एक्सिस में थ्रो किया इलेक्ट्रॉन्स को, और मैग्नेटिक फील्ड लेट कर रहा हूँ अपवर्ड, ताकि अपवर्ड क्यों लेट कर रहे हैं ये भी बात है, क्योंकि उसको यू टर्न मारना था ओरिजिनल पाथ में। ये क्वेश्चंस का स्टेटमेंट था। सर आपने एकदम 180 डिग्री घुमा दिया इसे। हाँ, क्वेश्चन ही बोला था कि रिटर्न यू टर्न हो जाएगा अपने ही पाथ में, तो मैंने लेट किया मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड, तभी उसका फोर्स का डायरेक्शन रोटेट कर पा रहा है इसे 180 डिग्री में। तो हमसे पूछा था बी किधर अवेलेबल होगा, बी अवेलेबल अपवर्ड होगा। पहले अगर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ रहता तो, और जैसे घुमा बी पॉइंट पे, वहाँ पे तुरंत मैग्नेटिक फील्ड बंद कर दिया जाए, मतलब ए पे ऑन किए और बी पे बंद कर दिए, मतलब जब तक सर्कल है तब तक ही मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल है। सर्कल कौन घुमाया, मैग्नेटिक फील्ड। देख लो ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस में होगा, ठीक है। ओके सर, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 भी इजी क्वेश्चन है, बट देखो हमें रिलेशन एस्टेब्लिश करना होगा पहले। देखो फोर्स इक्वल्स टू, हमें क्या निकालने, क्या बोला है हमसे, बोला है फोर्स पहले और फोर्स बाद का रिलेशन बताओ। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट स्टेबलाइज करते हैं अच्छे से, देखो ध्यान से। सर क्या क्या कॉन्सेप्ट है, पहले देखो कि हमें फोर्स और पोटेंशियल में क्या रिलेशन है। फिर से सुनना, फोर्स और पोटेंशियल में क्या रिलेशन है। इस क्वेश्चन को स्टार लगा लो अपने दिमाग में, क्योंकि सर ये क्वेश्चन अच्छा है और ये क्वेश्चन डायरेक्ट नीट के लिए इनवाइट कर रहा है, ठीक है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को मैंने अच्छे से रीड कर रहा हूँ अभी, तो रीड किया, अब मैं एक एक करके सॉल्व कर रहा हूँ। सर फोर्स इक्वल टू QVV होता है, हाँ, और हम लोग को पता है कि यहाँ पे V4 क्या है, वेलोसिटी। सर यहाँ पे Q और B क्या है, कॉमन, मतलब सर दो केस हो रहा है। केस 1 में वही मैग्नेटिक फील्ड है, केस 2 में सेम मैग्नेटिक फील्ड है। इसका मतलब दोनों केस में कौन सा डेटा कॉमन है सर, अच्छा दोनों केस में कौन सा डेटा कॉमन है, चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा तो अभी देखो फिर से लिख रहा हूँ अच्छे से कौन से, उसको हटा दिया। सबसे पहले क्या करो आप, इसको मैं रीड कर रहा हूँ, ये फोर्सेस दिया हुआ, हाँ अब यहाँ पे दिया हुआ फोर्स का वैल्यू पढ़ रहा हूँ। सर QVV, यहाँ पे Q और B दोनों में कॉमन है। सर केस 1 V पोटेंशियल, केस 2 तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी, और काइनेटिक एनर्जी पता है क्या होता है, सर एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। तो यहाँ पे क्या कॉमन है सर, मास दोनों केस में कॉमन है, यानी वेलोसिटी पोटेंशियल के रूट अंडर के कॉन्सेप्ट पे कॉमन है। अच्छा, यानी फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर पोटेंशियल, ये याद रख लेना, ये रट भी जाओ चलेगा। तो F1/F2 इक्वल टू पोटेंशियल V1/V2 लिख दिए, और पोटेंशियल V के टर्म्स में दिया था, तो F2 कितना आ गया, √2 टाइम्स ऑफ F1, यही पूछा था, और F1 को F एक्सप्रेस कर दिए। बहुत नाइस क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, सर वेलोसिटी दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, और पता है हमसे पूछ रहा है क्या कि टाइम बताओ अगर वो 90 डिग्री डेविएशन कर जाए तब। तो हम लोग को पता है टाइम निकालने का बहुत सारा क्वेश्चंस किए, फुल टाइम का कितना लगता है सर टाइम पीरियड, तो पता है सब लोगों को। तो सर 90 डिग्री का कितना टाइम लगेगा, तो टोटल टाइम का 1/4 लगेगा। अच्छा, तो ये देखो इस तरह डेविएशन 90 दिया था, तो टोटल टाइम पीरियड कितना होता है सर, उसका 1/4 कर दो, इसमें लगने इस पाथ में लगा, टोटल टाइम को लिख सकते हैं सर 2πm/QB और 1/4 कर दो। ये सारा फॉर्मूला तुम्हें रटा हुआ है, सब m पता है, q पता है, b पता है, पुट करके सर t निकाल लो। छोड़ो मैं इसको नहीं करता हूँ, सिर्फ कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। ऐसे थीटे वाले क्वेश्चन आपको करवाया था टाइम का, ठीक है। अब बताइए तो अनडेविएटेड कंडीशन क्या था सर, अनडेविएटेड कंडीशन इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू VV था,
कौन कौन सा फोर्स मैग्नेटिक और फोर्स इलेक्ट्रिक बराबर होता है। हाँ सर, वहाँ से प्रूव कर सकते हैं। तो क्या आता है, वी, डी ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर में देखो हमसे पूछा क्या है 16 नंबर में। अच्छा क्वेश्चन है, बी पूछा है मिनिमम स्पेसिफिक चार्ज रेशियो गिवन था। चार्ज अपॉन मास को बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। और हमसे पूछ क्या रहा है, देखो अच्छा क्वेश्चन है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन को पास करवाते हैं किसी भी मीडियम में, देखो यहाँ नीचे से इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है लेकिन ऊपर टकराएगा नहीं, मुड़ जाएगा। कौन मुड़ रहा है सर, डी डिस्टेंस से पहले मुड़ जा रहा है, दूसरे वाल में नहीं टकराएगा। सर मैग्नेटिक फील्ड के कारण मुड़ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड सफिशिएंट होना चाहिए। तो हमें पता है आर इक्वल टू लिख सकते हैं ऐसे, आर का फॉर्मूला mv/qb, और ये होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली डी के बराबर। तभी तो मैक्सिमम उससे कम ही होना चाहिए, ज़्यादा नहीं, तभी टकराएगा नहीं। तो यहाँ से डी से कंपेयर करके और q/m को s लिख दिया। अब देख लो अच्छे, मैग्नेटिक फील्ड किधर माना, अपवर्ड, लेट कर लिए था खुद ही और ऐसे मोड़ दिए। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर में सर गिवन डेटा जो उसको लिख दिया आराम से, भी दिया है, बी दिया है, और हमसे पूछ रहा है कि एक मैग्नेटिक फील्ड में क्वेश्चन थ्रो कर दिया जाए और वो पास कहाँ से होगा। सर मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा फिर यू टर्न मार लेगा। अच्छा सर, वहाँ डायरेक्शन दिया था वेलोसिटी का, आई कैप की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है, मतलब माइनस के कैप की तरफ, क्रॉस है मैग्नेटिक फील्ड नीचे, और ये जब यू टर्न लेगा मैग्नेटिक फील्ड तो पास होगा 0,y,0 से। और मुझे दिख रहा है y क्या है, इसका डायमीटर मतलब 2r है बाय ज्योमेट्री, और r इक्वल टू mv/qb, आँख बंद करके लिख सकते हैं। तो y इक्वल टू ट्वाइस टाइम आ गया mv/qb नॉट। अच्छा वी नॉट वेलोसिटी दिया था, यही हमसे पूछा, y कितना है, ट्वाइस टाइम mv। बहुत मस्त क्वेश्चन है। और q/m को अल्फा मानने उसने बोला था स्पेसिफिक चार्ज को। वाह ब्यूटीफुल क्वेश्चन। तो थर्ड ऑप्शन आ, देख लो अच्छे से क्वेश्चन को। से इस तरह से टर्न कर रहा है कि दिया था मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है और वेलोसिटी x एक्सिस में दिया था। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ जाते हैं, ठीक है बेटा। 18 की तरफ क्वेश्चन फिर से वही बोला कि एक चार्ज को फेंका जाए, टर्न कर जाए। तब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता है कि टर्न कब कर सकता है सर। तो मैं बोलूँगा कि मैग्नेटिक फील्ड का जो विड्थ है वो रेडियस से बड़ा होना चाहिए, तभी टर्न करेगा, दूसरी तरफ निकल जाए तो नहीं करेगा। देखो क्वेश्चन, अगर मैं एक चार्ज को थ्रो कर रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड में, हाँ से क्यू भी है इसका स्टैंडर्ड वेलोसिटी, चार्ज ये टर्न कर गया 180 डिग्री। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अभी वो मैग्नेटिक फील्ड में है, मतलब आर जो है लेस देन एल होना चाहिए, तभी मतलब एल ग्रेटर देन आर होगा तभी टर्न किया, नहीं तो उधर दूसरी तरफ निकल जाता। हाँ सर, तो डेरिवेशन करवाया था इसका, ठीक है ओके। डेविएशन कितना हो गया 180 डिग्री, क्योंकि सर 180 डिग्री वापस अपने ही रीजन में चला गया। ओके क्वेश्चन नंबर 19 हमसे फिर से वही क्वेश्चन है 18 वाला ही। अगर कोई क्वेश्चन फेंका जा रहा है, थ्रो कर रहे चार्ज को, और अगर ये रीजन 3 में नहीं गया, इसका मतलब रीजन 2 से ही वापस टर्न ले लिया होगा। मतलब आर जो है इसका, आर जो है वो लेंथ से छोटा होगा तभी तो टर्न ले लिया। अगर आर बड़ा होता दूसरे रीजन में चला जाता। तो हम लोग लिख सकते हैं भी को इस टर्म में, और ऊपर दिया था भी इक्वल टू, इक्वेशन दिया था भी लेस देन QBL, तो भी का वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, ठीक है ओके। तब यहाँ से मुझे दिख रहा है आर लेस देन एल, इसका मतलब सेम रीजन में यू टर्न ले लेगा, दूसरे रीजन में नहीं जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 20, ये छोटा सा क्वेश्चन है बट अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ध्यान से देखना। हमसे पूछा है एक रिंग है, उसमें करंट जा रहा है और वो रिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। सर आई उधर है, DL इधर है, फोर्स इधर लगेगा। तो सर हमसे पूछा टेंशन कितना होगा। टेंशन हमेशा अंदर लगता है, तो टेंशन है, फोर्स आउटसाइड है, तो ये अमाउंट अगर आइडियल। सर इसमें बहुत एलिमेंटल फॉर्म लेके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं जेई का पॉइंट व्यू में। मतलब मुझे डी थीटा और टेंशन में तोड़ना नहीं जो तुम्हारा टाइम पास हो, ठीक है। बस ये आइडियल है और थीटा को आर और थीटा में, यानी टी सबके प्रोपोर्शनल है, आई के, आर के, बी के, तो सब पे डिपेंड करेगा, ठीक। ये शॉर्टकट कर दिया, ठीक, ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाया शॉर्टकट, लेकिन इसका स्टैंडर्ड डिराइव से कर सकते हैं, लेकिन नहीं करना मुझे, डी थीटा साइन थीटा में तोड़ के, ठीक है। अब देखो अगर एक सर्कल में करंट घूम रहा है, उसका मैग्नेटिक फील्ड किधर है, डाउनवर्ड, और दो चीज़ है, एक रिंग है और एक सर्कल, एक स्ट्रेट लाइन है, एक रिंग है और एक स्ट्रेट लाइन। तो रिंग में करंट है, उस पर स्ट्रेट लाइन में कितना फोर्स लगेगा, तो फोर्स ऑन स्ट्रेट लाइन ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ रिंग का IL क्रॉस B, सर राइट साइड लगेगा। इजी क्वेश्चन। अब देखो 22 में कितना फोर्स लगेगा, हमसे ये पूछा है। सर अगर एक पूरा नेट फोर्स है तो दोनों सेगमेंट का डिस्प्लेसमेंट लेंथ क्या है, सेम है,
दोनों सेगमेंट का, मतलब ए से सी का और ए से लेकर ये आर्क का डिस्प्लेसमेंट भी सेम होगा और इधर लेंथ का भी। तो सिर्फ फोर्स क्या हो जाएगा, दोनों में सेम ही फोर्स आएगा अगर फोर्स देखा जाए तो। ठीक है सर, लेकिन एक बात बता रहा हूँ मैं यहाँ पे डी पे एरो नीचे शो कर रहा हूँ, दोनों में करंट ए से सी जा रहा है, मैंने गलत एरो शो किया डी वाला, दोनों में ए से सी ही जाएगा एरो, तब तो दोनों में फोर्स इक्वल होगा। अगर दोनों में इस तरह शो कर दिया नेट फोर्स 0 हो जाएगा। ओके, सुधार लेना उसको, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 23। अच्छा 23 में ए से लेकर 2L तक में नेट डिस्प्लेसमेंट लेंथ कितना हो जाएगा, 2L। फोर्स तो आ गया ILB, लेंथ कितना है सर, 2L। ओके, बस 2L के यूज़ कर लो, L इक्वल टू 2L B, ये है अमाउंट ऑफ फोर्स। कौन सा ऑप्शन आएगा देख लो। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 वाला अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखना। सबसे पहले एक स्क्वायर को सेफ रख दो ओरिजिन के साथ मिला के। अब इसके 4 साइड है तो चारों साइड पे नेट फोर्स पूछा, बट मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है। मुझे पता है कि AB और ऊपर में DC में नेट फोर्स 0 हो जाएगा। लेकिन अब एक बात ध्यान से सुनो, AD कहाँ रखा हुआ है, x इक्वल टू 0 पे ओरिजिन पे, और CB कहाँ रखा हुआ है, उसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, x इक्वल्स टू L पे रखा हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फोर्स AD, फोर्स CD और फोर्स इधर लग रहा है कौन सा, AB, और उधर फोर्स लग रहा है CB। मुझे दिख रहा है कि CD और AB कैंसिल हो जाएगा, AB और CD कैंसिल हो जाएगा। ओके, और इसमें कौन डोमिनेट करेगा, AD और CB में, सर CB डोमिनेट करेगा। क्यों सर, CD का मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा होगा, CB वहाँ लिखना चाहिए, CD गलती से CB लिख दिया, वहाँ CD लिख दिया, CB होना चाहिए, CB बड़ा है। अभी देखो AD का फोर्स कितना होगा, तो AD के सामने मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, सर AB जहाँ AD रखा हुआ है वो वहाँ AD के जगह पे, यहाँ देखो CB जहाँ है, CB का कोऑर्डिनेट x,0 है, x कितना L है। अच्छा, और जहाँ AD था उसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, AD के लिए तो x 0 रखा था और CB के लिए क्या रखूँगा, देख लो ध्यान से, B0 इंटू XL, और x कितना है CB का, सर इसका जो लोकेशन है CB का वो x इक्वल टू L है। तो यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ज़्यादा, कितना हो जाएगा ये, तो यहाँ फोर्स कितना लगेगा, 2ILB0। तो नेट फोर्स कितना लगेगा, तो सर CB में ज़्यादा फोर्स है और AB में कम फोर्स है। तो क्यों ऐसा क्यों हुआ, मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल के कारण। तो नेट फोर्स कितना लग जाएगा, ILB, देख लो। ठीक है, एक I कैप की तरफ है और दूसरा -I कैप की तरफ है फोर्स का। वाह सर, छोटा सा अच्छा क्वेश्चन था। 25 सर, अभी 25 में अगर ये देखो, हम लोग पढ़े थे सर टॉर्क का फॉर्मूला पढ़े थे, उस समय गैल्वेनोमीटर बनाए थे। हाँ, तो ये सिलिंड्रिकल शेप का गैल्वेनोमीटर था, बस सिलिंड्रिकल शेप का मैग्नेट था। ठीक है, हमसे पूछता है कि मैग्नेट का नेचर कैसा होगा, सर नॉर्मल सा सिलिंड्रिकल। ये हॉर्स क्या है सर, हॉर्स का मतलब U शेप का जो मैग्नेट है वो। ख़त्म। 29 में इस तरह से अगर हम लोग क्लास में किए थे, जिसमें करंट जा रहा है, इन दोनों में क्या था, अट्रैक्शन लगता है। हाँ सर, सेम इसी तरह से वहाँ पे स्क्वायर को हटा के अट्रैक्शन, पता है ना तुम्हें, अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स कैंसिल हो जाता था और 1 वाला ज़्यादा होता था F3 से। हाँ, तो पूरा ओवरऑल बॉडी क्या होगा, अट्रैक्शन, ये बताया था क्लास में तुम्हें। ओके, तो इसी तरह सर्कल में भी अट्रैक्शन होगा। तो अट्रैक्शन मतलब सर स्ट्रेट लाइन सर्कल की तरफ आएगा और सर्कल स्ट्रेट लाइन की तरफ। वेरी गुड। 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर भी बहुत इजी क्वेश्चन है। 2 स्ट्रेट लाइन वायर अगर एक साथ रख दे तो क्या आपस में ये रोटेट करके अलाइन मतलब पैरेलल हो जाए, क्या होगा, सिचुएशन पूछा है। ध्यान से देखो, I1 का मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो दोनों तरफ में। तो I1 का एक मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा हूँ, देखो अप, यहाँ पे किधर है सर, I1 का मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड, और यहाँ पे किधर है, नीचे में सर डाउनवर्ड, 2 पॉइंट पे। और इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड के जगह पे I2 का नेचर फोर्स देखते हैं। तो I2 क्रॉस B1, तो F21 आ गया। फिर से I2 क्रॉस सर दूसरे पॉइंट पे जहाँ पे क्रॉस है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। ये दोनों अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड हुआ और मुझे लग रहा है कि बॉडी रोटेट करेगा और दोनों फिर से अलाइन हो जाएगा, ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर हो जाएगा, बिकम पैरेलल। ओके, तो डी ऑप्शन आएगा ये। ओके, 28 में क्या बोलता है, आइसोलेटेड कीप एट अ सेंटर। 28 वाला में सिर्फ ये बोल रहा है कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस B, मतलब मैग्नेट को इस तरह से रखा है कि करंट दोनों के बीच का एंगल कितना हो, 0, B और I एक ही डायरेक्शन में लाई करे, तो थीटा कितना होगा, 0, तो नेट फोर्स 0। ओके बेटा,
इतने स्पेशली अरेंज किया इस तरह से, ठीक है। थैंक यू बेटा, अच्छा से पढ़ो, लगे रहो, जब तक सीट ना हो तब तक लगे रहो।